तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। घायल गाबीमारू के सामने टामिया खड़ा था जिसके इरादे गाबीमारू को मारने के थे। गाबीमारू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टामिया पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। गाबीमारू को ऐसा करता देख टामिया कहता है कि तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि मुझ पर सीधे अटैक कर सको। तुम्हें जितना लगता है तुम मुझसे ज्यादा थके हुए हो और तुम्हारी मूवमेंट्स भी स्लो हैं। टामिया के इस कॉम्प्लीमेंट पर गाबीमारू कहता है कि तुम जिस तरह से खड़े हो वैसे में तुम मेरे अटैक को रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट साइड में है, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड बहुत बुरी तरीके से घायल है। गाबीमारू का अनुमान बिल्कुल सही थे। इस वजह से टामिया एकदम हक्का बक्का रह जाता है। एक दूसरे की हालत देखकर इन दोनों को समझ आ चुका था कि इन दोनों में से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं था और अगर इन दोनों ने लड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम दोनों के लिए ही बहुत बुरा होगा। अब ये दोनों लड़ते कि इससे पहले ही वहां खड़ा है साइमन इन दोनों को लड़ने से रोकते हुए टामिया से कहता है कि इस वक्त हमारे पास लड़ने का वक्त नहीं है, इसके बजाय हमें इससे जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे कि इसने अभी तक यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया है और इसका मॉनिटर कौन है, वो कहाँ पे है और साथ ही इसके पीछे जो लड़की है वो कौन है। वो आगे कहता है कि अगर तुमने एक दूसरे को मार दिया तो हमारे हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां जा सकती हैं, इसलिए हम जानकारी लेंगे बिना किसी मार धाड़ के और ये करना मुझे अच्छे से आता है। अब उस असाइमोन ने भी अपनी तलवार गाबीमारू के सामने कर दी। इस वजह से अब गाबीमारू को इन दोनों के साथ अकेले लड़ना पड़ेगा। पहले तो गाबीमारू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों साथी मिलकर बहुत पावरफुल हो सकते हैं और इस वक्त मेरी हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। क्या मुझे लड़ने का अपना निर्णय बदल देना चाहिए? वैसे भी अब मैं गाबीमारू द होलो नहीं रहा। और इतना सोचकर गाबीमारू उनके सामने झुक जाता है और उन दोनों से कहता है कि क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। ये सुनकर टामिया उसका टेस्ट लेने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिलता, जिससे टामिया को विश्वास हो जाता है कि गाबीमारू इन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा। गाबीमारू को झुकता हुआ देख टामिया उसे कमजोर समझने की गलती कर देता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है, लेकिन वो असाइमोन गाबीमारू से इतने आसानी से हार मान लेने का कारण पूछता है। उसके बाद गाबीमारू उन दोनों को अपने साथ अभी तक हुई सारी घटनाएं बताता है और उन दोनों को समझाता है। जब उन दोनों को मालूम पड़ता है कि एलेक्सिर होराई नाम के एक जगह पे है और उसकी सुरक्षा टेंसेन नामक इमॉर्टल बीइंग्स कर रहे हैं जो बड़ी आसानी से रिजेनरेट हो सकते हैं, तो दोनों बड़े हैरान होते हैं। गाबीमारू उन्हें आगे बताता है, मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे बस माफीनामा हासिल करके इस आइलैंड से निकलना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। गाबीमारू की बात सुनकर वहीं खड़ा मॉनिटर कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। लेकिन टामिया गाबीमारू की बातों पर यकीन कर लेता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉनिटर के हैरान होने पर टामिया उन्हें बताता है कि उसे गाबीमारू की तरह आजादी नहीं चाहिए, बल्कि अब वो खुद अमर होना चाहता है। उसकी बातों को सुनकर दोनों को लगता है कि ये बंदा खुद ही एलेक्सिर पीने के बारे में सोच रहा है, लेकिन टामिया दोनों को क्लियर करता है कि वो एलेक्सिर पीकर शारीरिक रूप से अमर नहीं होना चाहता। ये करना काफी बोरिंग होगा, इसके बजाय मैं इस आइलैंड पर कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि इस आइलैंड पर आने वाली पीढ़ियां हमेशा मेरे नाम को याद करेंगी। मेरा नाम कभी भी नहीं मरेगा, वो अमर हो जाएगा हमेशा के लिए और मेरे लिए वास्तविक रूप से अमर होना यही होगा। टामिया का ये गोल उस मॉनिटर को बड़ा बचकाना लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो उन दोनों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस मॉनिटर को इमॉर्टल बीइंग्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। अब इन तीनों के गोल एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी बीच मे भी उठ जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि मे थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और पहली बार वो बोलती है और गाबीमारू का नाम लेती है। जैसे ही गाबीमारू को पता चलता है कि वो बोल सकती है, गाबीमारू भाग कर जाता है और फोर्स करते हुए उससे एलेक्सिर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन अगले ही पल गाबीमारू रियलाइज करता है कि उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो खड़ा होता है और सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए मे को धन्यवाद कहता है। उसके बाद बड़ी शांति और सरलता के साथ गाबीमारू से पूछता है कि अगर तुम बोल सकती हो तो प्लीज मुझे बताओ कि पिछली रात का वो पावर बबल क्या था और क्या तुम भी टेंसेन की तरह हो। मे कुछ जवाब देती कि उससे पहले ही सीन पलट जाता है और हम सेंता को देखते हैं, जो सबके सामने एक बात का खुलासा करता है और बताता है कि अब तक उसने जितना भी इस आइलैंड के बारे में पढ़ा और सुना है, उनसे तो मुझे बस एक ही चीज समझ आ रही है कि यह आइलैंड असली सिनसेनक्यो नहीं है। यह आइलैंड भी किसी इंसान द्वारा बनाए गए रिलीजियस सिस्टम पर चल रहा है। सेंता उन्हें आगे बताता है कि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस आइलैंड पर जितनी भी चीज और नाम हैं वो सारे किसी न किसी धर्म में पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं। किसी इंसान ने अलग अलग धर्मों को तोड़ मरोड़ कर एक नया धर्म बना दिया है। सेंता फिर उन्हें कहता है कि मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसने पहले भी ऐसा काम किया था और वो था मोरो माकिया। माकिया ने शोगुनेट को उसकी गद्दी से हटाने के लिए
बहुत सारे रिलीजन्स को मिलाकर एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इसलिए पहले भी मुझे ये आइलैंड डिफेक्टिव लग रहा था और ये चीज मैं केवल अपने यकीन पर नहीं कह रहा, बल्कि इस आइलैंड की स्ट्रक्चर और यहाँ के क्रीचर्स इस बात की ओर इशारा करते हैं। सेंता आगे कहता है कि इस आइलैंड का कोई न कोई रचयिता तो जरूर ही है और स्टार्टिंग से ही उसकी मंशा ये रही होगी कि इस आइलैंड से कोई भी जिंदा इंसान वापस नहीं जा सकेगा। इसके बजाय जो फूल बन चुके हैं केवल वही यहाँ से बाहर जा सकेंगे। और इस चीज के पीछे कोई इंसानी सोच है तो ये चीज हमारे लिए एक हिंट हो सकती है, जिसका यूज करते हुए हम सिर्फ इस आइलैंड से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि उस एलेक्सिर को खोजते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। सेंता की बात 100% सच हो सकती थी, लेकिन इसमें केवल एक ही दिक्कत थी जो यूजुरिहा बताती है कि इस आइलैंड का टाइमलाइन 1000 साल से भी पुराना है। हम उस चीज को तुम्हारी बात से कैसे जोड़ें? उसकी तुरंत बाद यूजुरिहा कहती है कि शायद हो सकता है कि हम जिसे खोजने निकले हैं यानी कि गाबीमारू वो अभी तक मारा जा चुका हो। उसकी बात सुन सागिरी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जहाँ तक मैं गाबीमारू को जानती हूँ वो इस आइलैंड के किसी कोने में एक प्लान बना रहा होगा ताकि वो अपनी वाइफ को पा सके, उसे देख सके। और सागिरी की बात बिल्कुल सच थी। सीन फिर से गाबीमारू पर आता है जो मे से अभी भी पूछ रहा था कि अगर तुम्हें टेंसेन से रिलेटेड कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता दो, हम टेंसेन को कैसे हरा सकते हैं या फिर उनसे लड़ने के लिए कोई स्पेशल पावर एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसके बारे में बता दो। गाबीमारू की इस बात पर मे बस एक शब्द कहती है, ताओ। जो सुनकर गाबीमारू पूछता है कि क्या ताओ कोई पावर है? मे हाँ में सिर हिलाती है और हाथ से इशारे करते हुए कुछ शब्द कहती है जो मैं आपको बताता हूँ। ताओ स्ट्रॉन्ग वीक, माइंड बॉडी स्ट्रॉन्ग वीक, टांडेन टर्न स्ट्रॉन्ग वीक स्कैरी। और मे की इन बातों का मतलब किसी को भी समझ नहीं आता। इन्हें लगता है कि मे ठीक से नहीं बोल सकती, इसलिए वो अपनी बातों को नहीं समझा पा रही। इन्हें मे के एक शब्द का मतलब समझ आता है जो कि था टांडेन, जिसका चाइनीज मार्शल आर्ट्स में मतलब होता है नेवल और हिंदी में ना भी। इसके बाद इनका पूरा ध्यान ताओ की ओर चला जाता है और वे सारे लोग ताओ के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। और शिन शिफ्ट होता है होको के ऊपर जो बाकी लोगों को ताओ के बारे में बता रहा था। ताओ एक ऐसी एनर्जी है जो संसार के सभी लोगों में बहता है। ताओ को टच कर लेना मतलब कि संसार की ओरिजिन को टच कर लेना। अब होको का एक्सप्लेनेशन तो ठीक ही था, लेकिन यूजुरिहा को उसकी बात समझ नहीं आती। यूजुरिहा के मुताबिक उसे कोई हॉट टीचर चाहिए था जो ताओ को और अच्छे से समझा सके। जिसके ठीक बाद सीन शिफ्ट होता है शियोन के ऊपर, जहाँ नारुगाई छुपकर शियोन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शियोन बड़ी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद नारुगाई शियोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाए ताकि वो टेंजा की मौत का बदला ले सके, लेकिन शियोन उसे सिखाने से मना कर देता है क्योंकि शियोन नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए, इसलिए वो खुद ही टेंजा की मौत का बदला लेगा। लेकिन नारुगाई शियोन से सीखना चाहती थी कि आखिर कैसे उसने बिना देखे ही अपने पीछे से आते हुए अटैक को रोक लिया। वो शियोन के आगे रोने लगती है कि शियोन उसे अपने जैसा बनाए, क्योंकि अब वो भी अपने चाहने वालों को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती। नारुगाई को रोता हुआ देख शियोन उसे समझाता है कि वो रातों रात उसे सब कुछ नहीं सिखा सकता और ऊपर से ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। शियोन आगे कहता है कि इस संसार के सभी जीवों में एक अलग प्रकार की तरंगे होती हैं और मैं उन तरंगों को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए मैं बिना आंखों के भी इस संसार को देख सकता हूँ। ये वेव्स मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा देती हैं। और यही सेम बात होको भी सबसे कहता है कि ताओ को मास्टर कर लेने से हमें गॉड लाइक पावर्स मिलती हैं। उसके बाद एक पैरेलल सीन में हमें कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ताओ या फिर किसी जीव की तरंगों को सेंस करने के लिए हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। ना तो हमें ज्यादा आक्रामक रहना है और ना ही ज्यादा शांत। स्थिरता और गति, यिन एंड यांग, एक चक्र या फिर एक बहाव ही एक रास्ता है जिससे ताओ की पावर को बाहर निकाला जा सकता है। आक्रोश और शांति के बीच या फिर दोनों के साथ हमें एक स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना है जो ताओ को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगी। बुद्धिज्म में इसे मिडिल वे कहा जाता है और ऐसी स्थिति हमें अपनी क्षमता से अधिक आगे जाने में मदद करती है और हमें एक अलग ही शक्ति का एहसास कराती है जो हमारी अंदरूनी से अंदरूनी घावों को भी ठीक कर सकती है और इस कौशलता को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम शियोन को देखते हैं जो नारुगाई को सिखाने से तो मना कर देता है, लेकिन अगले पल ही वो उसे तलवार कैसे पकड़नी है वो बताता है। वो नारुगाई को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने लगता है और नारुगाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शियोन क्या करना चाहता है। अभी तो उसने कहा कि वो उसे कुछ सिखाना नहीं चाहता और अगले ही पल वो मुझे सब कुछ बता रहा है। उस बीच वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और शियोन उन सब के अंदर की वेव लेंथ या फिर ताओ को सेंस कर पा रहा था। उसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए नारुगाई को तलवार कैसे यूज करना है वो बताने लगता है और नारुगाई से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, लेकिन तुम मुझे देखकर और मेरी बातों को सुनकर खुद से सब सीख सकती हो। और नारुगाई बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं
जिसके पास भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। टामिया मे को अपने कंधे पर बिठा लेता है और कहता है कि मुझे ताओ को यूज करना सिखाओ। मैं इन मॉन्स्टर से लड़ते हुए ताओ को यूज करना सीखूंगा। और उन मॉन्स्टर के बीच गाबीमारू को कोई अनजान दिखाई पड़ता है। उसके बाद हम उन्हीं दोनों हर्मिट्स को एक बार फिर से आपस में इंटीमेट होते हुए देखते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि वो इंसानों को गड्ढे में फेंक देते हैं और बाद में वो जाकर टैन बन जाते हैं। उस गड्ढे से बाहर आ पाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी करता है तो गड्ढे में मौजूद पहले से ही फूल बन चुके इंसान उसे फिर से अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अज़ा के ऊपर, जो अपने भाई टोमा को पीठ पर लादकर उसे गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कुछ फूल बने इंसान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज़ा उनके हाथों को उखाड़ते हुए, दांतों को तोड़ते हुए उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही अज़ा उन दोनों हर्मिट्स को मारने की बात करने लगता है और टोमा उसे समझाने लगता है कि हम बिना किसी प्लान के उनका कुछ नहीं कर सकते। तो अज़ा कहता है कि उन्हें किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है। उन हर्मिट्स की कमज़ोरी उनके शरीर का निचला हिस्सा है। जब अज़ा ने हर्मिट के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया था तब उनका शरीर निचले हिस्से से जनरेट होना शुरू हुआ था, जिससे अज़ा समझ जाता है कि उनकी नेवल में ही उनकी कमजोरी छिपी है, यानी कि उनकी नाभि में उनकी कमजोरी छिपी हुई है। और टोमा अज़ा की इंटेलिजेंस को देखकर काफ़ी हैरान था कि आखिर कैसे उसने लड़ाई के बीच में ये बातें पता कर ली। उसके बाद इन दोनों भाइयों का इनकाउंटर भी उसी अनजान क्रीचर से होता है जिसे गाबीमारू ने भी देखा था। वो क्रीचर इंसानों की तरह ही अच्छे से बोल सकता था और इन क्रीचर्स को दोषी कहा जाता है। इनके अलावा हमने इस आइलैंड पर जिन क्रीचर्स को देखा उन्हें शोशिन कहा जाता है। शोशिन के अंदर दिमाग नहीं होता, वो कुछ सोच समझ नहीं सकते, लेकिन दोषी के पास अपना अलग ही थिंकिंग होता है और वो टेंसेन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। दोषी को टेंसेन का राइट हैंड भी कह सकते हैं। और अभी सारे दोषी टेंसेन के ऑर्डर्स पर इस आइलैंड पर आए इंसानों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले हैं। अज़ा के सामने वाला दोषी उन दोनों को फिर से गड्ढे के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो टैन बन सकें, लेकिन अज़ा बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो दोषी भी अज़ा को एक पंच करता है, लेकिन अज़ा उसके हाथ को उखाड़ लेता है। अज़ा की पावर को देखकर उस दोषी को लगने लगता है कि अज़ा कोई सुपर ह्यूमन है जिसने ताओ को कंज्यूम किया है। तो दोषी अज़ा से पूछने की कोशिश तो करता है, लेकिन अज़ा तो बस उसके साथ लड़ना चाहता था, इसलिए वो दोषी अपने पास कई सारे शोशिन मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। अज़ा टोमा को उन शोशिन से लड़ने के लिए कहता है और खुद भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोषी को यह बात पता थी कि अज़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल वो थका हुआ है, जो उसके अंदर के ताव को देखकर साफ साफ पता चल रहा था। फिर दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। थका हुआ और घायल होने के बाद भी अज़ा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस दोषी को हरा दे, लेकिन वो दोषी अज़ा के शरीर में बह रहे ताव को देख सकता था, जिससे उसे अज़ा का ब्लाइंड स्पॉट या शरीर का कमजोर हिस्सा दिख जाता है और वो सीधे वहीं पर अटैक करता है। अज़ा नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म